Subscribe Topper Vicini Academy. मर्द को भी दर्द होता है, घर बनाकर भी वो कहाँ चैन से सोता है। अपनी जिम्मेदारियों को समेटने में न जाने कितने खुशियों के पल को वो खोता है। दिन के उजाले में हंसता है, मगर रातों के अंधेरों में वो रोता है। मर्द को भी दर्द होता है जनाब, मर्द को भी दर्द होता है। आज मर्द की बात हो रही है, यानी पुरुष समाज की। हमेशा हम नारी समाज की बात सुनते आए हैं। नारीवाद यानी नारी सम्मान, नारी उत्थान की बात। समाज की कुछ ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल में घटित हो रही हैं, जहां एक तरफ हम ये देखते हैं कि महिला बनाम पुरुष समाज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, या महिला समान पुरुष, यानी महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिया जाए, या महिलाओं को पुरुष के खिलाफ अधिकार। सबसे पहले महिला और पुरुष जो समाज को मिलकर चलाते हैं, उनमें कुछ अंतर और समानताएं होती हैं। उन अंतरों को भी समझना जरूरी है, उन समानताओं को भी और उन समान अधिकारों को भी समझने की आवश्यकता है। पहले ये देखिए, ये एक तराजू है जहां महिला और पुरुष तराजू के दो पलड़ों पर हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये तराजू न्याय का तराजू है, यानी दोनों में बैलेंस हो और समान अधिकार दोनों को प्राप्त हो। समाज में कोई भी वर्ग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, एक दूसरे पर आधिपत्य नहीं है, यानी बराबर अधिकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि तभी आप इस चर्चा को समझ पाएंगे जब इसके गहन बिंदु पे हम एनालिसिस करें। तो सबसे बड़ी बात है कि महिला और पुरुष में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर। सबसे बड़ी बात है, अंतर अगर देखें, अंतर और समानता। अंतर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक अंतर है और कृत्रिम अंतर है। कृत्रिम अंतर, प्राकृतिक अंतर जो प्रकृति की बनावट है, बाय बर्थ यानी जन्म से जो अंतर है, जैसे शारीरिक बनावट, शारीरिक क्षमता। शारीरिक बनावट में आप देख सकते हैं कि हमारी शारीरिक बायोलॉजिकल जो बनावट है, यानी पुरुषों की वो महिलाओं से भिन्न है, और महिलाओं की शारीरिक बनावट पुरुषों से भिन्न है। इन बनावट के आधार पे महिलाओं में कुछ विशेष गुण आ जाते हैं, जैसे कोमलता, शीतलता, शालीनता। यह मान लिया जाता है कि इन महिलाओं में ये गुण है। ये प्राकृतिक गुण के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में क्या यह प्राकृतिक गुण है? क्या कोमल, शीतल और शालीन और सभ्य होना महिलाओं का बाय बर्थ है? इसीलिए क्या उन्हें चंद्रमा के समान उपमा दी जाती है, और पुरुषों में कठोर, झगड़ालू, उग्र स्वभाव, ऐसे तगमों से पुरुषों को कहा जाता है। इसीलिए सूरज जो है पुरुष कहा जाता है। आप देखेंगे सूरज पुरुष का नाम होता है, और चंदा जो शीतल होता है महिला का नाम दिया जाता है। क्या पुरुष हमेशा जलता है और जलाता है, और चंद्रमा हमेशा शीतल? वास्तव में यहां समझने की जरूरत है कि जिस पुरुष को आप जलना कहते हैं, समाज में कठोर कहते हैं, वो पूरे विश्व को रोशन करता है। यही नहीं, वो चंद्रमा जो रोशनी सूरज से प्राप्त करता है, और सूरज खुद जलकर भी पूरी दुनिया को रोशन करता है। यहां समझने की जरूरत है कि जो प्राकृतिक अंतर है, उसको तो हम महिला और पुरुष में, चाहे कानूनी रूप से चाहे सामाजिक रूप से कितने भी प्रयास कर लीजिए, आप नहीं मिटा सकते। क्या महिलाओं के जो हमने कहा कि शीतल होना या कोमल होना, ये महिलाओं की विशेषता
आदर्श महिला की विशेषता है जबकि, और इसलिए उनके नाम में देवी लिख दिया जाता है कि भैया ये देवी हैं, फला देवी, कलावती देवी, कमला देवी, बिमला देवी। क्या पुरुष में देवता कभी आपने सुना है? फल्लन सिंह देवता या फिर इंद्र कुमार देवता या तमाम ऐसे मनोज देवता, राकेश देवता, ऐसा तो हमने नहीं सुना। तो क्या पुरुषों के ये मान लिया जाता कि देवता नहीं है, राक्षस हैं? अरे भाई, यहां समझिए पुरुष भी कोमल होते हैं। हम उनका चारित्रिक वर्णन हमेशा कठोर के रूप में करते हैं, कठोर के रूप में करते हैं। हमें हमेशा यानी पुरुषों का चरित्र ऐसे ही वर्णन किया गया है, यानी योद्धा के रूप में, युद्ध के में रणभूमि में जाने के रूप में। ऐसा नहीं है। आज देखें तो जय प्राकृतिक रूप से जो मैंने बताया कि ये प्राकृतिक अंतर को आप नहीं मिटा सकते, वहीं कृत्रिम अंतर जो कि कृत्रिम समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक, और मानसिक अंतर, मानसिक अंतर, लोगों की सोच जो हम समझते हैं कि पुरुष वर्ग प्रधान, पुरुष प्रधान समाज, ये गलत है, वास्तव में गलत है। मिटना चाहिए समाज से ऐसी कुरीतियां जो सती प्रथा काल से भी रही हैं, उनको मिटाने की आवश्यकता है, हटाने की आवश्यकता है। मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी भेदभाव हैं उनको हटाने की जरूरत है। उनको जब हटा देंगे तो ये कृत्रिम भेदभाव स्वतः मिट जाएगा। और आप जानते हैं कि पुरुषवादी और स्त्रीवादी यानी स्त्रियों के हित के बारे में सोचना, अपनी लेखन शैली हो स्त्रियों के गुण उसमें दर्शाना स्त्रीवादी होता है। उसी प्रकार से बहुत सी महिलाएं भी पुरुषवादी सोच की होती है। पुरुषवादी का मतलब होता है पुरुषों के उत्थान के लिए सोचना, पुरुषों के हित में सोचना, या लेखन शैली विचारों में पुरुषों को जगह देना पुरुषवादी सोच कहलाता है। जब ये कृत्रिम मिट जाता है तो समानता आता है, वो समानता आता है। इस समानता को लाने के लिए, इस कृत्रिम भेद को मिटाने के लिए महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। यानी एक तो विशेष कानून आपने बनाया और विशेष अधिकार दिया, विशेष अधिकार दिया। अब यहां समझने की आवश्यकता यह है, इस विशेष कानून और विशेष अधिकार भारत में लगभग महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए लगभग 50 कानून है, 50 कानून है, लेकिन पुरुषों के लिए एक भी नहीं। अब इसमें देखिए, इस विशेष कानून का उपयोग करते हुए, इस विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए दुरुपयोग भी हो रहा। कुछ महिलाएं कर रही हैं, सारी महिलाएं दोषी सिद्ध हो रही हैं। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी कुछ महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं, लेकिन कुछ कितना अभी चर्चा करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि छेड़छाड़ वाला कानून है, छेड़छाड़ उसमें गिरफ्तारी पुरुषों का, ये मान लिया जाता है कि महिलाओं सही कह रही हैं, उनके बयान को ही साक्ष्य मान लिया जाता है। रुचिका राठौर केस से और स्पष्ट हो जाता है कि छेड़छाड़ को भी बलात्कार जैसे केस के संगीन अपराध माने जाते हैं। बलात्कार केस अब महिला जज ही सुनेंगी, यह प्रावधान कर दिया गया है। थाने में पूछताछ, आप जानते हैं महिलाओं को विशेष अधिकार क्या है? कोई भी महिला अपराधी भी है, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घर, आप जानते हैं कि आर्टिकल में वर्णित है, यानी पुरुषों के समान आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता लाने की बात कर रहे हैं। अब यहां पे आप जान रहे हैं कि 6 बजे कार्यस्थल पे अगर देखें तो सुबह 6 बजे से और शाम 7 बजे तक ही उन्हें कार्य कराया जा सकता है। उसके पहले और उसके बाद आप दबाव नहीं बना सकते। अब अगर
पत्नी लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, मान लीजिए HIV एड्स वगैरह से, ऐसी स्थिति में पुरुषों का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि उसका देखभाल करें। लेकिन उसके उलट, अब देखिए उलट, अगर पुरुषों में कोई बीमारी हो जाए लाइलाज, तो जानते क्या होगा, वही महिला तलाक दे सकती है, ऐसे भी कानून में प्रावधान है। वहीं अगर एक पत्नी के रहते कोई दूसरा, मान लीजिए कि X नाम की कोई पत्नी है और Y नाम, और ये व्यक्ति X उसकी फर्स्ट पत्नी, Y सेकंड पत्नी, अगर ये Y ने उसे गलत तरीके से फंसा कर जबरदस्ती शादी कर लिया, यानी एक पत्नी के रहते वो दूसरे पत्नी से विवाह कर लेता है, ऐसी स्थिति में भी दोनों स्त्रियों का कोई दोष नहीं माना जाएगा, न तो पहली पत्नी न तो दूसरी पत्नी। भले वो आए दिन पीटता रहा हो पहली पत्नी से, पहले पत्नी से पीटता रहा हो और उसे किसे दर्द बताए, ये तो हाल किसको सुनाए। दर्द दिल को जाम बनाकर ओठों से पिया है, दर्द दिल को जाम बनाकर ओठों से पिया है, हमें क्या संभलना, हमने तो ठोकर खाकर ही जिया। ऐसी स्थिति में ठोकर तो इन्हें लगना ही लगना है। गलत तो है एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी यानी दूसरे से विवाह करना, लेकिन दोषी तो दोनों हुए। लेकिन यह कोर्ट नहीं मानेगा कि दूसरी स्त्री को ने कोई अपराध किया, यानी दोनों बरी रहेंगे और ये गिरफ्तार होंगे। आप जानते हैं कि दहेज आरोप, जिसे 2005 में पूरी विधिवत रूप से कानून प्रस्तुत किया गया और आर्टिकल 498 आईपीसी धारा में जोड़ा गया। अब यहां देखिए कि दहेज जैसे कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। और दहेज में प्रावधान क्या है कि पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो जाएगी, तत्काल गैर जमानती वारंट। लेकिन बाद में कोर्ट में जाता है और यह माना गया कि 91% जो केस है वो कोर्ट रद्द कर देता है बिना साक्ष्य के आधार पे, झूठे आरोप के आधार पे। हाँ, ये अब थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है कि दहेज के आरोप लगाए रहे हैं तो पहले परिवार कल्याण समिति उसकी जांच करे, तब उसे पुलिस गिरफ्तार करे। यह कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ऐसे ही आप देखेंगे आप लोग कि तलाक पत्नी द्वारा, अगर पत्नी ने तलाक दे दिया, जानते हैं पत्नी तलाक दे दे पति को, पति ने पत्नी को तलाक दिया, यानी पति पत्नी को गुजारा भत्ता देगा तलाक की स्थिति में। अगर पति बेचारा बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, लगा नहीं, अब पत्नी ने उसे तलाक दे दिया, पत्नी की लग गई मान लीजिए, तो क्या होगा भैया? ऐसी स्थिति में भी पत्नी उसे गुजारा भत्ता देती नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अब पति, बेरोजगार पति जो बेरोजगार संघ का यानी बेरोजगारी से जुड़ा है, कमाऊ शुदा पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। अब यह मत सोचिएगा कि आज के डेट में ऐसी स्थिति में नौकरी वाली पत्नी उचित है। अरे भाई, वो विपरीत परिस्थितियों में है, वैसे भी नहीं मिलना आपको। अब देखिए घरेलू हिंसा में पुरुषों की आत्महत्या की दर। आप जान रहे हैं कि पुरुषों की आत्महत्या, घरेलू हिंसा में जो कानून आया है घरेलू हिंसा, अब घरेलू हिंसा हो चाहे दहेज प्रथा, ऐसी स्थिति में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें पुरुष भी पीड़ित होते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि ये जो घरेलू हिंसा या दहेज का ही उदाहरण ले लें, जो दहेज के लिए कानून बनाए ये अमेरिका से प्रेरित है, यानी यूएसए से लिया गया, यूएसए से, अमेरिका से प्रेरित है। और फंडामेंटल राइट कहां से लिया आपने? अमेरिका से, अमेरिका से लिए। लेकिन अमेरिका में इस कानून में पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं किया गया, जबकि अगर इंडिया में देखें तो ये महिलाओं के लिए तो उचित है और पुरुषों के लिए भेदभाव।
भाई पुरुष जाएंगे, लोग जग हंसाई करेगा, अरे भाई मर्द को दर्द नहीं होता, और एक पुरुष होकर महिला पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अरे भैया क्या बताए, वो रोज पिटा रहा है, रोज उसकी पिटाई कुटाई और धुलाई और धुनाई अपनी पत्नी से हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष अत्याचार कर रहा है, कहावत भी है कि पुरुष घर में मेमना बन जाता है, तो भैया जब मेमना है तो कैसे अत्याचार कर रहा होगा। यहां समझने की आवश्यकता है कि घरेलू हिंसा जैसे कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन अब यहां फंडामेंटल राइट आप क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल देखिए 15, 16 इत्यादि जो कानून है, 15 कह रहा है धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए, तो लिंग के स्थान आधार पर भेदभाव न करें, यानी कानून का समान संरक्षण दें, कानून का समान संरक्षण दें। जितने भी फंडामेंटल राइट हैं 20 आर्टिकल 20, 21, 22 सभी जो हैं वो पुरुष और महिला में भेदभाव करने की इजाजत नहीं देते हैं। हाँ, कुछ परंतुक हैं जो महिला, विकलांग, बच्चों के लिए सरकार कानून बना सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा हो तब आप कहेंगे कि ये तो महिलाओं के सुरक्षा, उनके उत्थान के लिए दिया गया था, यानी महिला समान पुरुष बनाने के लिए, न कि महिला बनाम पुरुष बनाने के लिए कानून। आज का समाज महिला यानी महिलाएं पुरुष को अपना दुश्मन समझने लगी हैं, या बराबरी। भाई महिला, अगर आप सोचिए कि महिला पुरुष के समान कपड़े पहनता है, बड़ा अच्छा माना जाता है कि बड़ा उत्थान किया, यानी वो प्रगति कर रही है, विकास के रथ पर बैठ गई है। और अगर पुरुष महिलाओं की तरह कपड़े पहन ले, महिलाओं की तरह बिंदी टिकली लगा ले, तो आप कहते हैं ना, समाज यही कहेगा भैया वो विनाश की तरफ आगे बढ़ गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यानी महिलाएं पुरुष के समान हो सकती हैं, पुरुष महिलाओं के समान नहीं हो सकते हैं। ये भी एक सामाजिक भेदभाव है। कानूनी भेदभाव तो आप देख ही रहे, सामाजिक भेदभाव। महिलाएं अपने आंसू बयां कर सकती हैं, पुरुष नहीं करेंगे। इसको और आगे समझने के लिए चलिए चर्चा करते हैं। आज ऐसे ही सामाजिक मुद्दों के कारण पुरुष संगठनों द्वारा, तमाम विश्व में जो पुरुष संगठन है उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि पुरुष और महिलाओं में भेदभाव न करते हुए समान अधिकार आयोग बनाया जाए और पुरुषों को भी समान अधिकार दिया जाए। यानी महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं है पुरुष संवर्ग, बल्कि महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए, पुरुषों को भी उनकी समस्या समझते हुए उनको भी समान अधिकार के तहत उनकी भी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। आप आंकड़े कुछ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उन आंकड़ों को देखकर आप चौंक जाएंगे। महिला पुरुष की स्थिति में पहले तो यह समझ लीजिए कि कुछ पुरुषों के मुद्दे हैं अगर देखें तो पुरुषों के साथ भी समाज द्वारा परंपरागत रूप से अपराध होते रहे हैं, लेकिन आज तक पूरे विश्व में न तो कोई आयोग बने हैं पुरुषों के लिए, न ही कोई सर्वेक्षण हुआ, सरकारी अध्ययन भी भारत में नहीं हुए हैं। वहां ऐसी स्थिति में उनकी समस्याओं पे पुरुष समाज पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी समस्याओं को दूर करने का कोई अथक प्रयास नहीं किया गया है। अब उनके मुद्दे हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में पुरुष भी पीड़ित है। यह देखा गया है सर्वे में कि विवाह के प्रथम 3 वर्ष में 90% पुरुष असंतुष्ट और घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। आप जानते हैं धर्म विशेष में खतना जैसी मुस्लिम संप्रदाय में खतना का परंपरा है, यानी छोटे से बच्चे को खतना कराया जाता है। यह भी एक तरीके से मानव अंग भंग करना है और इसके लिए जर्मनी वगैरह में कानून बनाए गए, लेकिन सामाजिक दबाव में ऐसे कानून सफल नहीं हुए। पूरे विश्व में ऐसी परंपराएं हैं। इसके अलावा आप जानते हैं छोटे बच्चे जो पुरुष होते हैं उनको
उनका अपहरण हो जाता है, चोरी कर लिया जाता है और उनके माध्यम से भीख वगैरह भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, मानव तस्करी कराई जाती है, किडनी वगैरह यानी अंग व्यापार कराए जाते हैं। कई जगह ऐसी परंपराएं देखने में आई हैं, दूल्हे का अपहरण भी कर लिया जाता है। विश्व में कई ऐसे भी देश हैं जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। ऐसी स्थिति वहां आ सकती है या किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष परंपरा में देखने को मिलता है। लज्जा आघात आप जानते हैं कि पुरुषों के साथ भी दुष्कर्म होते हैं, यानी पुरुष बलात्कार भी होते हैं। मानव तस्करी एक अलग समस्या, जैसा मैंने बताया। दूल्हे का अपहरण भी मैंने बताया। ऐसी समस्याएं समाज में पुरुषों से जुड़े हुए हैं। अगर महिला और पुरुष की तुलना की जाए, अगर महिला बनाम पुरुष, तो यह देखने को आएगा कि अपराधी किस प्रकार के अपराधी हैं और पीड़ित, दो पक्ष में अगर तुलना की जाए, अपराधी और पीड़ित, तो आप देखें या तो महिला या तो पुरुष, दोनों में एक अपराधी होगा, एक पीड़ित होगा, या दोनों समान लिंग के होंगे, मेल और यहां मेल, यानी पुरुष अपराधी, पुरुष पीड़ित। ऐसे केसेस 65% देखने को आते हैं, जहां पुरुष अपराधी और महिला पीड़ित, यानी पुरुषों द्वारा महिला पे अत्याचार किया जाना 23%, महिला अपराधी और पुरुष पीड़ित, यानी महिलाओं द्वारा पुरुषों का शोषण और उन पर अत्याचार किया जाना, आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे केसेस भी 10% के आसपास ठहरते हैं। और ऐसे भी केस हैं जहां महिला यानी महिला द्वारा महिला पे अत्याचार किया जाना, अपराध किया जाना 2% केस ऐसे देखते हैं। ऐसे केसेस भी देखने को, तो आप बताइए समाज में इस पे कोई ध्यान नहीं, यानी जहां महिला अपराधी के रूप में है और पीड़ित के रूप में पुरुष है और 10% केस हैं, वहां पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और यही नहीं, सिर्फ महिलाओं द्वारा महिलाओं का शोषण नहीं है, पुरुषों द्वारा पुरुष का भी शोषण है, यानी ये भी पुरुष पीड़ित है, ये भी पुरुष पीड़ित है, यानी पूरे समाज के पुरुषों की समस्या, अपराध की समस्या में जो 75% है, ऐसे केसेस को देखने की आवश्यकता है। यानी समाज का 75% जो केस है वो 75% पुरुषों से ही संबंधित है, यानी पीड़ित पक्ष पुरुष ही है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं है। जबकि 23%, इसके मुकाबले 23% के उत्थान और सम्मान की तो बात अच्छी है, लेकिन 75% यानी अल्पसंख्यक अपराध या जो है स्थिति, उस पर ध्यान दे तो रहे हैं, लेकिन 75% को हम इग्नोर कर रहे हैं। यही नहीं, एक चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने ये भी आएंगे, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अपराध और सामाजिक स्थिति की घरेलू महिला और पुरुष में अगर अंतर देखेंगे, तो आप देखें पुरुष और महिला अंतर, यानी आत्महत्या अगर देखें, आत्महत्या का रेशियो देखेंगे, तो पुरुष समाज में 76% पुरुष आत्महत्या करते हैं, जबकि 24% महिलाएं ही सुसाइड कर रही हैं। अगर बेघर, होमलेस, ऐसे समाज के व्यक्ति जिनके पास घर न है न ठिकाना अगर देखें, तो भाइयों 85% पुरुष के पास ही घर नहीं है, जबकि 15% महिलाओं के पास घर फिर भी है। मतलब 15% के पास ही नहीं है, बाकी तो है ही है। उसे हत्या की बात करें, हत्या, तो ऐसी स्थिति में पुरुषों की हत्या होती है। हत्या वाले केस में 70% पुरुष की हत्या हो रही है, जबकि 30% ही महिलाओं की हत्या जैसे केस देखने को मिलते हैं। घरेलू दुर्व्यवहार,
यानी दुर्व्यवहार की बात करें तो दुर्व्यवहार में 40% केस पुरुषों में, 60% महिलाओं में। हाँ, इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा यानी घरेलू दुर्व्यवहार होता है, ये सच है। इसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते कि घरेलू दुर्व्यवहार में 60% महिलाएं हैं, लेकिन 40% को इग्नोर आप नहीं कर सकते। जेल में कैदियों की बात करें, अगर जेल में स्थिति की बात करें तो पुरुष और महिला की स्थिति आप देखेंगे कि जेल में कैदी 64% पुरुष ही हैं, 64%, जबकि 36% महिला है। गिरफ्तारी अगर आप देखेंगे, गिरफ्तारी भी पुरुषों की ही ज्यादा होती है। महिलाओं की जो दर है उससे 3.4 गुना यानी 3.4 गुना पुरुषों की गिरफ्तारी। ऐसी स्थिति में समाज का एक ऐसा वर्ग जहां उनकी समस्याएं इतनी जटिल हैं, विकराल हैं, हम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? यहां सोचने की बात है, समझने की बात है, इन समाज के इन मुद्दों को उठाने की बात है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के सम्मान सुरक्षा के साथ साथ पुरुषों के सम्मान और सुरक्षा जैसे प्रश्न को भी उठाए जाने की आवश्यकता है और उनमें समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाए जाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो आप जानते हैं कि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू। अब देखिए 8 मार्च 13 फरवरी, लेकिन अगर पुरुष की बात करें, पुरुष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की भी मांग की जा रही है। हाँ, आपको यह जानना चाहिए कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो यानी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देश में ये 19 नवंबर 1999 से मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। भारत में भी प्रारंभ हो गया, भारत में प्रारंभ हो गया है 2007 में से मनाया जा रहा है, लेकिन उस स्तर पे उसे मान्यता नहीं मिल रही है जैसे मिलनी चाहिए। अब ये जो है आप देखेंगे कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए, उनकी समस्या को उठाने के लिए एक मंच समिति यानी अधिनियम बना के पारित किया गया और एक आयोग का निर्माण किया गया, महिला आयोग यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, जो 1990 में एक्ट बनाया। आप जानते हैं कि 1990 में एक्ट बना और 31 जनवरी 1992 को ये आयोग तैयार हुआ। 31 जनवरी 1992 ये आयोग, लेकिन राष्ट्रीय पुरुष आयोग का कोई अता पता नहीं, न घर न ठिकाना, कुछ भी पता नहीं। इसीलिए इसकी मांग उठाई जा रही है तमाम एनजीओ के माध्यम से, तमाम संगठन के माध्यम से। इसीलिए पुरुषों की समस्या को दूर करने के लिए, उनके सहायता के लिए कुछ एप्लीकेशन भी आ गए हैं एंड्रॉयड मोबाइल पे। आप देखेंगे तो सेव इंडियन फैमिली या सेव इंडिया फैमिली यानी भारतीय परिवार को बचाया जाए, टूटने से बचाया जाए, उनकी समस्या दूर की जाए, काउंसलिंग की जाए। और ये 25 स्टेट में, 25 राज्यों में, देश के 50 बड़े शहरों में काम कर रही हैं। वहाँ एनजीओ के रूप में सहायता पहुँचा रही हैं। कोई पुरुष इन एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी समस्या को रख सकता है, मंच पे उठा सकता है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जहां पुरुष पीड़ित हैं लेकिन अपनी दर्द बयान नहीं कर पा रहा। और बात वही है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया कि दर्द कैसे बयां करे जब पूरी दुनिया सुनने के लिए नहीं तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.